हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एमए समाजशास्त्र विषय का जो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी पेपर है उसमें यूनिट 1 का बी जो टॉपिक है यूरोसेंट्रिसिज्म, यूरोसेंट्रिक बेस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, इस विषय पर मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। उसके पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा शासकीय महाविद्यालय रामाटोला में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपको यूरोसेंट्रिसिज्म शब्द से परिचय कराऊं तो मैंने जो टेक्स्ट में देखा है, जो आमतया एमए के विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, उसमें वो जो बातें दी हुई है उसमें शुरुआत ही किया गया है। यूरोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है कि अपने यूरोपीय जो स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोप का जो थॉट है उसको सुप्रीम समझना, श्रेष्ठ समझना और गैर यूरोपीय समाज को हीन समझना, श्रेष्ठ नहीं समझना, अपने से नीचा समझना। तो शुरुआत में ही मुझे इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति है। देखिए, ये जो भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी हीनता या हमारी घृणा प्रदर्शित होती है। तो हम समझते हैं अगर आप समाजशास्त्री बनना चाहते हैं तो अपने अंदर से घृणा शब्द को हटा दीजिए। उन्होंने जो गैर यूरोपीय समाज को देखा वो एक अलग ढंग से देखा, वो अलग लेवल पे देखा, वो अविकसित तौर पे देखा। ये हीन या घटिया ये हमारा शब्द है जो हमें शोभा नहीं देता। और इससे ये समय और काल को देखें तो मेरे ख्याल से इसका नकारात्मक प्रभाव समाजशास्त्र पे भी पड़ता है, हमारे मनोविचार पे भी पड़ता है। और एक जो समय का प्रोग्रेस है, समाज का प्रोग्रेस है, सभ्यता का प्रोग्रेस है, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधक बनता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तृत चर्चा करें। अगर यूरोसेंट्रिसिज्म आया तो उसका वजह आप ये देखें, और बहुत हद तक अगर आप देखें तो कोई भी समाज होता है उसकी दृष्टि अपने आप को देखने में ज़्यादा होती है और दूसरे को कम समझते हैं। जैसे उन्होंने अपने समाज को देखा, अपने इतिहास को पढ़ा, अपने राजनीति को पढ़ा, अपने जो कल्चर थे उस पर ध्यान दिया। दूसरों पे ध्यान कब आएगा? जब वो उनकी स्टडी हो जाएगी या दूसरों से तुलना करेंगे फिर आएगा। तो सामान्यतया ये कहना कि वो यूरोसेंट्रिक थे और दूसरे को हीन समझते थे, हम समझते हैं अगर इस धारणा को लेकर हम बढ़ेंगे तो उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें की समाजशास्त्र में और अच्छी अच्छी जो अवधारणाएं, विचार जो लाए, उससे हम वंचित रह जाते हैं। आप देखिए, अगर आप अपने समाज को अध्ययन करना चाहते हैं, सिर्फ आप बिना दूसरे समाज को देखे, बिना दूसरे समाज से कॉन्सेप्ट्स को बोरो किए हुए आप नहीं समझ सकते हैं। आप देखें, इक्वालिटी, समानता, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, बाहर से आया। लेकिन जब बाहर से आने के बाद भारतीय परिवेश में अगर इसको देखा जाए तो ये नया कॉन्सेप्ट था। प्रजातंत्र क्या है, समानता क्या है, जहाँ जाति प्रथा, अभी भी जाति से ग्रसित लोग हैं, समानता शब्द उनकी समझ से बाहर था। तो ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट आया तो ये एक तरह से एक नया मोड़ लाया। और अगर वो नहीं आता, ये यूरोपियन ट्रेडिशन का हिस्सा है, अगर नहीं आता तो फिर हमारा समाजशास्त्र अधूरा रह जाता, हमारा प्रोग्रेस अधूरा रह जाता। फिर हम बात करते हैं आखिर जो यूरोप की जो समाजशास्त्रीय परंपरा थी वो क्यों आगे बढ़ी। तो आप यूरोप में देखेंगे, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ब्रिटेन है, ये चारों समृद्धशाली देश थे। ये एक समय आया 15वीं सदी से लेके 18वीं सदी के बीच में, उनके यहाँ बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुए। चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव था, उन्होंने वहाँ कई आंदोलन हुए और चर्च के प्रभाव से वो लोग दूर हटे। चर्च उनको रीज़न, रैशनैलिटी सोचने ही नहीं देता था। तो एक एज ऑफ रीज़न आया, एज ऑफ रिफॉर्मेशंस आया, रेनेसांस आया। तो ये सब उनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सोचने के लिए मजबूर किया। वो धर्म के चंगुल से बाहर निकले। तो बाहर निकलने का नतीजा ये हुआ कि नए नए आविष्कार किए, नई नई फैक्ट्रियाँ बनाए, नए नए विचार आए, मानवतावादी विचार आए। वो ईश्वर की अवधारणा से अलग मानवतावाद पे फोकस आया, जो कि अगर गैर यूरोपीय समाज में देखेंगे तो ये यूरोप से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे यूरोप का एक जो वर्ल्ड व्यू था, जो सोचने समझने का तरीका था,
वो ओरिएंटल व्यू से बहुत ही अलग था। ओरिएंटल व्यू में अगर ख़ास इंडिया और चाइना या जापान का लें, जापान तो फिर भी बहुत सारे ट्रेडिशनल कारण वो बहुत आगे गया। ख़ासकर अगर हम इंडिया पे फोकस करें तो आप देखेंगे कि यहाँ का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल अलग टाइप का है। लोग अपनी निजी ज़िंदगी पे फोकस ना करके वो मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कहने का मतलब वो अपनी ज़िंदगी को माया जाल देखते हैं। अच्छे कर्म करो, अगले जन्म में अच्छा फल मिलेगा, या अभी जो भी है वो पिछले जन्म का फल है। तो कहीं ना कहीं उसमें उसके दिमाग में नएपन का भाव नहीं था। जो चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसको कबूल करना है। तो ये चीज़ें हमारे कल्चर से होती हुई आई, और ये शायद एक बहुत बड़ा कारण था कि हमारे समाज का विकास उस गति से नहीं हो सका जिस गति से यूरोप का हुआ। और यूरोप का विकास होने का के कारण वहाँ जो एकेडमिक ट्रेडिशंस हुआ, तो उसमें आप देखिए जर्मनी में वेबर हुए, कार्ल मार्क्स हुए, वो डारेंडॉर्फ भी थे, और आपको ये लें हीगेल वहीं के थे, और भी कई बड़े बड़े विचारक हैं समाजशास्त्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। वेबर है, उनका योगदान आप जानते हैं सत्ता शक्ति के फील्ड में है। वेबर ने एक और अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था पूंजीवाद के संबंध में, कैसे प्रोटेस्टेंट एथिक पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। और अगर सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप इंडिया में लागू करें तो हम ये कह सकते हैं कैसे हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हमारे जो सोच विचार हैं, वो कैसे आगे बढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं है, बहुत सार्थक नहीं है, क्योंकि हम धन को मिथ्या समझते हैं। अब बहुत बदलाव आया है, लेकिन पारंपरिक सोच की बात करें, हम धन को लोभ घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी है कई जगह आप लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। तो दोनों ही बातें साथ साथ चलती है, जिसमें अधिकांश लोग ये मान के चलते हैं कि ये जीवन मिथ्या है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा संलिप्त नहीं होना है। खैर, ये इसमें बहुत सारे बहस हो सकते हैं, वो अपने जगह है। लेकिन वेबर ने सिद्धांत को निकाला, क्यों एक ख़ास वर्ग बहुत प्रोग्रेस किया, क्योंकि उनकी विचारधारा कुछ अलग थी। आप भारत की भी बात लेंगे तो भारत में भी देखेंगे ख़ास वर्ग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। आप एक कम्युनिटी को अगर देखेंगे तो आप देखिए वो कहीं भी जाता है, वो बहुत मेहनत करता है और बहुत आगे रहता है, वो हर काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हर कम्युनिटी ऐसा करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता उसको रोकती है। तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट जो था, उनका कहना था कि ये लोग डेवलपमेंट के स्टेज पे जो गैर यूरोपीय समाज है, अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, ये प्रोग्रेस के पाथ पे अभी पीछे हैं, जो प्रगति के पाथ पे अभी पीछे है। और जायज़ भी था वो उनका कहना कि ये पीछे हैं। लेकिन हम जब यूरोसेंट्रिसिज्म की बात करते हैं तो हमारी एक ही धारणा होती है कि यूरोप वालों ने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे ऊपर लाद दिए, हमने अपने कॉन्सेप्ट विकसित नहीं किए, अपनी अवधारणाएं विकसित नहीं की, अपने विचार विकसित नहीं किए। तो अगर हम अपने विचार और अवधारणाएं विकसित नहीं किए तो ये तो हमारा दोष है। ये तो हमें समझना चाहिए कि हम क्यों नहीं विकसित कर पाए, या हमारे संस्कृति सभ्यता में कौन सी खामियां थी, जबकि हमारा ट्रेडिशंस जो है, इंडिया का लीजिए, चाइना का लीजिए, इजिप्ट का लीजिए, जापान का लीजिए, बहुत ट्रेडिशनल है और कई सदियों पुराना है। तो कहीं ना कहीं पुरानेपन में नया चीज़ को लाना था जिसमें हम कामयाब ना हो सके। लेकिन यूरोप थोड़े समय में प्रोग्रेस किया। जो उनका जो तीन सदी का साल था रिफॉर्मेशन का, रेनेसां का, उसके बाद उनका एकेडमिक्स के फील्ड में वो आए, अकादमिक फील्ड में, और जो कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए रैशनैलिटी का, रीज़न का, तर्क करने का, तर्क वितर्क करने का, और मानवतावादी ह्यूमनिज़म का, प्रजातंत्र का, और चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, तो एक पूंजीवाद का भी आया। तो अब ये सब साथ साथ चला। उनका एक अकादमिक दौर के पैरेलल वो भी चल रहा था, उनका उपनिवेशीवाद का, क्योंकि वो उनके साम्राज्य बढ़ रहे थे, उनको अपने मटेरियल्स को बेचने थे। तो उनका जो एक बिजनेस वर्ग है, वो बिजनेस वर्ग बाहर की ओर निकला, और एक जो उनका अकादमिक वर्ग है जो मानवता प्रजातंत्र की बात करता है, तो साथ साथ वो भी गया। तो वो जाने का नतीजा ये हुआ कि कुछ तो विदेशों में जहाँ जहाँ वो गए उनका शोषण किया, लेकिन साथ में ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उन्होंने छोड़ा वहाँ पे। वहाँ की राजनीति बदली उनके प्रभाव के कारण।
एक उनके कारण एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चला। यूरोसेंट्रिसिज्म, यूरोप में जो भी फिलॉसफी आई, जो भी सिद्धांत आया, जैसे मार्क्स का सिद्धांत था वर्ग संघर्ष का, एलिनेशन का, वो पूंजीवाद कैसे बनता है, सरप्लस वैल्यू का, तो ये सारे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि अर्थव्यवस्था ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ है, बाकी जितने हैं संस्कृति, राजनीति, कला या सरकारी व्यवस्था, सब एक ख़ास अर्थव्यवस्था को बचाने में लगी रहती। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट आया, तो इससे एक बात तो समझ में आई कि हर चीज़ के पीछे अर्थ होता है, तो एक चीज़ पे उनका तो फोकस गया। हालांकि अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये आर्थिक डिटर्मिनिज्म, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म उतना सही नहीं कहलाएगा। कारण यहाँ पे अर्थ से ज़्यादा लोगों को लगाव नहीं था। ये तो दुनिया को मिथ्या समझते थे, तो अर्थ से ज़्यादा लगाव नहीं था। यहाँ पे एक आन बान शान वाली बात है, हम फलां जाति के हैं, या हम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, एक फ्यूडल माइंडसेट, वो फ्यूडल माइंडसेट था। खैर मार्क्स का पूरा फोकस वहाँ इंडिया पे कभी रहा भी नहीं, लेकिन अब हम समझें कि अगर मार्क्स ने कुछ आर्थिक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की, तो भारतीय समाजशास्त्री कभी कोई एक ऐसे डिटर्मिनिज्म की बात नहीं कर पाए। उन्होंने जाति व्यवस्था को जरूर बताया कि जाति व्यवस्था है, एक हायरार्की है जहाँ समानता का अभाव है, लोग हर जाति अपनी जाति को श्रेष्ठ समझता है, मगर जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है उसके पीछे जो एक फ्यूडल सोच है, इन काम को अच्छा ना समझना, हर दूसरे के काम को घृणा की दृष्टि से देखना, इस चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाए, इस चीज़ पे एक सिद्धांत नहीं निकाल पाए जैसे मार्क्स ने निकाला था। और अभी भी हम समझते हैं समाजशास्त्रियों को ज़रूरत है बिना घृणा उत्पन्न किए एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लाए, एक ऐसे सिद्धांत को लाए जो कि भारतीय समाज को एक आपस में समन्वय बनाते हुए आगे ले जा सके। और हम समझते हैं जब कोई समाजशास्त्री किसी एक खास वर्ग से अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, किसी खास राजनीतिक सोच से अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब आत्मसात करेगा या अपने आप को उससे संलग्न करेगा, वो कभी समाजशास्त्र को आगे नहीं ले जा सकता है। और भारत, चूँकि हमारे भारत मल्टीकल्चरल देश है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग वर्ग हैं, जातियाँ हैं और भाषाएं हैं, इस कारण से एक समानता का समान विचार का उभरना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम समझते हैं जैसे जैसे मार्च ऑफ नॉलेज होगा, ज्ञान जैसे से आगे बढ़ेगा, तो वो भी चीज़ आज न कल होगा। तो फिर हमने तो सिर्फ अभी जर्मनी की बात की, अगर आप इटली का लेंगे तो इटली में आप देखिए परेटो थे, उन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिया है, परिभ्रमण वो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, मतलब अभिजात वर्ग कोई स्थिर नहीं होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। अब इसको आप इसमें बहुत सारी खामियां निकाल सकते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो ऊपर जाते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो नीचे आते हैं, लेकिन उन्होंने एक कोई सिद्धांत तो दिया। तो एक सिद्धांत देने की जो परंपरा है वो हम नहीं सीख पाए। हम जरूर कहते हैं कि यूरोप का सिद्धांत हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, और हम कई मायने में मानते हैं ये परिभ्रमण का सिद्धांत यहाँ हमारे यहाँ लागू शायद नहीं होता, लेकिन ये एक रास्ता तो दिखाता है कि हम भी ऐसे सोच सकते हैं। अब कॉम्ट थे, उन्होंने 1838 में ही समाजशास्त्र का एक शब्द का कॉइन किया, बनाया, समाजशास्त्र चल पड़ा। हमारे यहाँ आने में 1918-1919 लग गया। फिर भी चूँकि हमारा समाज वो कॉलोनियल सोसाइटी था, ब्रिटिश का उपनिवेश था, तो जाहिर है ब्रिटिश का फोकस बहुत ज़्यादा हमारे एकेडमिक्स पे तो था नहीं, उनका तो उद्देश्य वो आर्थिक शोषण और कुछ राजनीतिक था। तो हमारे एकेडमिक्स में कुछ पिछड़ापन जरूर आया, लेकिन अब आज के दौर में देखें जहाँ पूर्ण रूप से ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, अब आप देखें कि जिस अवधारणा को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वो यूरोप छोड़ चुका है। अब देखिए, अगर हम उसकी बात करते हैं कि नहीं
वो यूरोप की संस्कृति हम पे हावी थी, हाँ हमको इससे बिल्कुल अलग होना है, यूरोपीय पद्धति से अलग होना है। तो आप यूरोप का जो अब ट्रेंड है आप ये देखिए कि वो हर जगह के लोगों को आत्मसात कर रहा है, वो लोगों से घृणा नहीं कर रहा है, हर जगह के लोगों को ले रहा है। आप जर्मनी का उदाहरण लीजिए, वहाँ पे टॉलरेंट सोसाइटी बन गया है। आप कोई भी व्यक्ति किसी भी देश के बारे में घृणा से बात करेगा तो उसको 3 साल की कैद हो जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही हमारे अखबार में आया था, अगर किसी भी देश का फ्लैग जलाया जाएगा तो उस व्यक्ति को 3 साल के लिए कैद किया जाएगा, क्योंकि वो उनका जो डेवलपमेंट का स्तर है बहुत आगे बढ़ चुका है और वो मानवतावादी में गए हैं। अब वो शांति की खोज में है, वो उन्होंने घृणा का दौर देख चुका, घृणा से कुछ हासिल नहीं होता, वो उससे आगे बढ़ गए। तो इतिहास पढ़ के और इतिहास दूसरे देशों का ऐतिहासिक समाज का इतिहास देखकर हम कुछ सीख सकते हैं, और कुछ जो घटना उनके यहाँ घटी उसको हम यहाँ घटने से रोक सकते हैं, और वो जो प्रगति का पथ है आसान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सीखना चाहता है तो अगर खुद से सीखे तो बहुत समय लगता है, अगर कोई सिखाने वाला हो तो आसानी से सीख जाता है। कोई भी विधा ले लें, चाहे म्यूज़िक है या आर्ट है, हर जगह तो गुरु और चेला का परंपरा इसलिए बढ़ा क्योंकि गुरु जो गलती किया वो चेला गलती ना करे तो जल्दी वो आगे बढ़ेगा और गुरु से ज़्यादा आगे जाएगा। तो हम विश्व के इतिहास को लें, यूरोप के इतिहास को लें और वहाँ से बहुत सारी सीख निकालें और फिर हम अपने भारतीय परिवेश में उसको जो अप्लाई हो सकता है उसको अप्लाई करें, और जो नहीं अप्लाई हो सकता है वो नया कॉन्सेप्ट्स लाएं, नए टूल्स लाएं। उन्होंने जो टूल्स दिए उसका इस्तेमाल करें, कुछ हम नया टूल्स बनाएं, तो हम समझते हैं हमारा समाजशास्त्र बहुत समृद्ध हो जाएगा। और सिर्फ हमने जो देखा हिंदी टेक्स्ट में, हिंदी किताबों में, यूरोसेंट्रिसिज्म के नाम से सिर्फ ये बताया गया कि वो हमें हीन समझते थे, वो हमको ये समझते थे कि वो सती प्रथा है यहाँ, तो अफ्रीका में समझते थे कि फीमेल महिलाओं के साथ कुछ गलत परंपराएं हैं। मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं है। कई सारी बातें जो घृणित बातें हैं, आप अगर बार बार करेंगे तो उस घृणा को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी समझ है। आप उनको छोड़िए। कभी एक बात भी थी जो ब्रिटिशर्स इंडियंस के बारे में बोले थे, तो वो जो बात बोले थे उसको अभी भी किताब में दिया हुआ है। हम समझते हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। वो उस किताब में वो बातें देने से क्या होता है, वो तो शायद कुछ ब्रिटिश ने बोला होगा, 100 में हर जगह 100 में 2% लोग ख़राब होते हैं, तो क्या उसको हम ये मान के चलें कि सारे ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था? नहीं। भारत में ही देख लीजिए, हर वर्ग में, हर धर्म में कुछ लोग खराब होते हैं, तो क्या हम सारे वर्ग को या किसी खास जाति को या किसी धर्म को हम बदनाम कर दें? ऐसा बिल्कुल नहीं। इस सोच से हमको आगे बढ़ना है। तो जो गलत बातें दी हुई हैं, जो नफ़रत की बातें दी हुई हैं, उसको छोड़कर हमको सिर्फ उनके यूरोपीय समाजशास्त्रीय परंपराओं में जो अच्छी बातें थी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बातें थी, द्वंद्ववाद का सिद्धांत, कैसे दो आइडियाज़ आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लड़ते हैं, फिर एक नया विचार पैदा होता है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। हम एक नया सिद्धांत लेके जा सकते हैं। हैबरमास ने बोला था, अभी भी वो जिंदा हैं, उनके गुरु थे एडोर्नो। एडोर्नो ने साफ बोला था कि जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, कल्चर है, ये सब इंसान को कंट्रोल करता है, इंसान को बढ़ने नहीं देता है। अभी मार्क्यूज ने एक 1 डायमेंशनल मैन का सिद्धांत दिया, जिसमें आदमी ऐसा प्रोग्रेस किया है कि वो खुद, जो एक रिच वर्ग है, वो खुद प्रोग्रेस के कंट्रोल में आ जाता है। उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो कंज्यूमर बन जाता है और समझता है, उपभोक्ता बन जाता है, और वो समझता है जितना उपभोग करेगा उसी में उसको आनंद मिलेगा, जो कि नहीं है। तो अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ, तो उसको हम यहाँ ला के देख सकते हैं। तो जो किताब में दी हुई है और जो हम आमतया MA के विषय में पढ़ते हैं, यूरोसेंट्रिसिज्म, तो सेंट्रिसिज्म का मतलब होता है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, दूसरे को हीन समझना, बिल्कुल नहीं। दूसरे की परवाह नहीं करना, या दूसरे का अध्ययन नहीं करना, या दूसरे का लेवल अलग है, डिफरेंट है, वो अभी उस स्टेज में नहीं आया है। इसमें हीनता और उच्चता की भावना नहीं है, ये तो हमारी सोच है। भारतीय सोच में वो ऊपर नीचे हर के दिमाग में बैठा हुआ है, श्रेष्ठ निम्न, हायरार्किकल सोसाइटी में हम जिंदा रहते हैं। हमने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं हमने सीखा कभी, बस डिफरेंट है। आप इसको ये देखें कि वो डिफरेंट है मतलब वो हीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डिफरेंट है, उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है।
और कोई भी व्यक्ति यूरोप में जो बहुत मानवतावादी हुए, रोज़ा लग्जमबर्ग मार्क्स से बहुत प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किया, वॉर के खिलाफ थे। वो जर्मनी के थे, वॉर के खिलाफ थे, और जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो हर जगह मानवतावादी लोग होते हैं, और मानवतावादी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक ख़ास वर्ग के लिए अगर सोचता है तो उसका सोच विश्वव्यापी नहीं हो सकता है। और एकेडमिशियंस वो एक वर्ग के लिए नहीं सोचता है। राजनेता वो किसी खास मकसद से कोई सोच रखता हो वो अलग बात है। अकादमिक पर्सन कभी अगर छोटी सोच रखता है तो उसके जो सिद्धांत हैं वो बहुत आगे नहीं जाते हैं। तो मैंने बताया जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में, फ्रांस को लीजिए आप, वहाँ दुर्खाइम थे, उन्होंने पहली बार समाजशास्त्र को एक विज्ञान के तौर पे पेश किया। उन्होंने बोला, अब देखिए कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, और उसको हम यहाँ भी लागू कर सकते हैं किसी न किसी फील्ड में। वो हमारी भी कमी है, हमको भी कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए। वो आत्महत्या जैसी चीज़ जिसको हम बहुत घृणित चीज़ समझते हैं, उन्होंने उसको बिल्कुल घृणा के तौर से नहीं देखा। ये जो घटना है उसको एक सामाजिक तथ्य के तौर पे देखा, और बोला समाज के लिए कहीं ना कहीं वो सही है। हाँ, गड़बड़ तब होती है जब उसका रेट बढ़ जाता है। रेट या तो बहुत नीचे हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर हमको देखना है समाज में कहाँ पे क्या खामियां हैं। तो हमको कहीं ना कहीं सामाजिक एकता में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस पर फोकस करना है। तो देखिए, जो हमारे भारतीय ट्रेडिशन को ले समाजशास्त्रीय अध्ययन को, तो बहुत सारे अध्ययन हो चुके हैं। इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पे, मतलब समाज में जो विभिन्न संस्थाएं हैं उससे बहुत अध्ययन हुआ है। लेकिन एक अध्ययन जो अभी तक हम समझते हैं और ज़्यादा होना चाहिए, कुछ तो हुए हैं, डीपी मुखर्जी ने भी थोड़ा सा बोला था, सिद्धांत के तौर पे एक सामाजिक सिद्धांत जो भारतवर्ष के लिए लागू हो, जो भारतवर्ष के विभिन्न संस्थाओं और आपस में जो व्यक्ति का इंटरैक्शन है, ग्रुप का इंटरैक्शन है, उसका सरलीकरण हो, उसका एक सामंजस्य स्थापित करे। तो अब यूरोसेंट्रिज्म के बारे में आप किताब में पढ़ लीजिए, वो बहुत सारी जो नफरत की बातें दी हुई हैं, आप परिभाषा के तौर पे ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आप ये भाषा का चयन थोड़ा सा संभल कर करें, डिफरेंट है, हीन नहीं है। अब यूरोप देखिए, जो भी व्यक्ति विकसित होता है वो अपनी सभ्यता को ज़्यादा देखता है और दूसरों की सभ्यता को कम देखता है। जाहिर है ये एथनोसेंट्रिसिज्म है। वो क्या बोलते हैं, हिंदी शब्द मुझे शायद याद नहीं, यार निरी कुछ है, आप देख लें, सॉरी। तो ये व्यक्ति का सरल स्वभाव होता है, और अगर ऐसा बहुत सारा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लें, वो रैडक्लिफ ब्राउन और प्रिचर्ड, ये लोग बाहर जाकर अध्ययन किए, दूसरे सोसाइटी को अध्ययन किए। अब ये देखिए, वो यूरोप से निकल के बाहर अध्ययन कर रहे हैं, और हम लोग भारत में रह के भारतीय संस्थाओं को, भारतीय परंपराओं को, या भारत में जो खामियां हैं उनको हम अध्ययन करने में पीछे रहे। राजनीतिक लोग जरूर कुछ राजनीतिक बातें किए हैं, लेकिन राजनीतिक बातें अलग होती है और एक समाजशास्त्रीय अवधारणा, एक समाजशास्त्रीय सोच अलग होता है। तो जिसमें नफरत का कहीं भाव नहीं होता है, और सामने वाले की खामियां, हर किसी में खामियां होती है, तो हर वर्ग एक दूसरे वर्ग से अच्छाई का आदान प्रदान हो, ऐसा कोई सिद्धांत निकल कर आना चाहिए। ये हमारा अपना मानना है, और हम समझते हैं कालांतर में कोई ना कोई तो कामयाब होगा ही। मैं दूसरे पे नहीं छोड़ता, शायद कभी संभव हो तो मैं भी इसमें कुछ अपना योगदान दूं। ये मेरा एक ड्रीम है। सारे वर्गों को, सारे प्रांत के लोगों को, और अलग अलग धर्म और जातियों के लोगों को एक ऐसे रास्ते पे लाया जाए जिसमें कि सामाजिक विकास प्रमुख मुद्दा हो, और धर्म, राजनीति, जाति सब पीछे रह जाए। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो कॉन्शसनेस होता है वो कॉन्शसनेस मीडिया लाती है, पॉलिटिक्स लाता है, स्टेट लाता है, तो उसके पीछे कोई ख़ास
मकसद होता है। तो अगर हम जो बातें बोल रहे हैं अगर देश के सबके हित में है तो वो हम समझते हैं कि मीडिया हो या स्टेट हो, सारे लोग उसके पक्ष में खड़े होंगे जिसमें सबका हित होगा। तो हम समझते हैं आप ब्रिटेन का और जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इन सब का कंट्रीब्यूशंस आप देख चुके हैं। आप उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आप जानते हैं चीज़ों को। तो अब हमारा ये कहना था उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रूर उन्हीं के परिवेश में फले बढ़े, लेकिन बहुत सारे जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो हमारे लिए भी लागू होता है। हाँ, उससे हटकर हमको भी बहुत कुछ सीखना है। उनका जो सेंट्रिक व्यू था, अब ग्रीनविच मीन टाइम, वो तो कहीं से भी जा सकता है, वो लंदन से ही पार कराए क्योंकि वो लंदन वाले थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है कि ये देखो उन्होंने अपना ही किया, ठीक है किया, वो वहीं से निकला तो कर दिया। तो इसमें हमको बहुत मीन मेख नहीं करना है, हमको सिद्धांतों को देखना है। वो जो सिद्धांत दिए कितना हद तक हमारे में लागू है, कितना नहीं है। आप एमए के विद्यार्थी हैं या जो लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे, देखिए वर्णन करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक ऐसा सोच निकालें कि इन सब से हटकर हम क्या पॉजिटिव योगदान कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या सोसाइटी में हो। हम समझते हैं हम आपको एक तरफ मोड़ने की कोशिश किए जो कि नैतिक दृष्टि से बोलने और समाजशास्त्री दृष्टि से बोलने, हम समझते हैं कि एक डायरेक्शन देना समाजशास्त्र के विद्यार्थी के तौर पर उचित है, जिसमें कि आप अच्छे समाजशास्त्री बने, अच्छे व्यक्ति बने और अच्छी विचारधारा समाज में फैले। धन्यवाद।